तो सर बायोलॉजी में हो रही है दिक्कत, खासकर चैप्टर 2 में, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही मैंने तुम्हारा लाइफ प्रोसेस की दिक्कत दूर की, उसी तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की दिक्कत भी दूर करने आ गया हूं। तो हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। सॉरी वीडियो थोड़ी लेट आई है, बट देर आए पर दुरुस्त आए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, और इस पूरे वन शॉट में आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस भी दिखेंगे बीच में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के साथ में वन शॉट लाया हूं इस बार, और वो सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में छप गए हो या फिर छपने वाले हो, ठीक है। और इसके बाद, इस वीडियो में देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डीपीपी, जो मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डीपीपी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको देखना है। और बाद में एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो आएगा ही, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर कोऑर्डिनेशन मतलब होता क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे तुम लोग साथ में मिलकर प्लानिंग करते हो ना, कि सर चीटिंग करना है तो एमसीक्यू तुम बता देना, 2 नंबर का क्वेश्चन तुम बता देना, 3 नंबर का इस टाइम पे मैं ऐसे करूंगा, वैसे तो पूरा प्लानिंग बनता है, वो पूरा कोऑर्डिनेशन, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। उसी तरह द हार्मोनिक वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन एडजस्ट द बैलेंस एंड एक्टिविटी। सर अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा है आपको, सीधा बताइए। सीधा ये कि आपकी पूरी बॉडी आपको अच्छे तरीके से वर्क कराने के लिए कोऑर्डिनेशन बैठाती है, हर एक ऑर्गन्स का एंड एज वेल एज हार्मोन्स का। तो उन पूरे को हम जानेंगे कि कैसे कैसे वो करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो वो एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये करेक्ट मूवमेंट ऑफ ईच स्पेसिफिक चेंज जितना भी आपके में चेंज आता है, जैसे आपके पापा आपको मारने के लिए आए कि भैया मार्क्स कम आए, जैसे ऐसे थप्पड़ पड़ा इससे हो गए, तो ये क्या, ये सही मूवमेंट है। और उसी तरह अगर गलत मूवमेंट ना करो, ठीक है, मान लो कोई तुमको आया कि अरे भाई क्या हाल है, ऐसे करना, तुम्हारे एक थप्पड़ मार दिया, ऐसे थप्पड़, तो क्या है, ये गलत है, ठीक है, मतलब तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खराब है। तो नो रॉन्ग और अननेसेसरी एक्टिविटी, मतलब कोई अननेसेसरी एक्टिविटी ना हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग को दोनों में पढ़ना है, इन एनिमल एज वेल एंड इन प्लांट एज वेल। अगर आप एनिमल में देखोगे तो नर्वस सिस्टम के बारे में एंड इंडोक्राइन सिस्टम, जो पूरा इंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके बारे में हम जानेंगे। ऐसे हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में जाना था लाइफ प्रोसेस में, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में, प्लांट के मूवमेंट एंड प्लांट के हार्मोन्स के बारे में हम जानेंगे कि कैसे प्लांट के हार्मोन वर्क करते हैं, और प्लांट जो वो किस किस तरीके का मूवमेंट करता है और किस किस तरीके से करता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो 2 तरीके से, 2 सिस्टम्स में बांटा हुआ है। एक है आपका क्या, नर्वस सिस्टम, एक है आपका क्या, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में आपका जो है कि हार्मोन्स आ जाते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम में आपके हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर नर्वस सिस्टम में आपके 2 तरीके के सिस्टम्स आते हैं। एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आप देखोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप देखोगे इधर, तो आपको देखने मिलेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देन आफ्टर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स के बारे में एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। अब सबसे पहले जान लेते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्या होता है। वो नर्व्स जो आपके ब्रेन से निकलते हैं पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने, सर उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। देख लो, ऐसे नहीं समझ आएगा, आई थिंक, हाँ ये देख, जो पूरे ब्रेन से निकलते हैं उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। एंड स्पाइनल नर्व्स किसको कहते हैं? जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं पूरे नर्व्स। बस यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर क्रेनियल नर्व्स जो दिमाग से नर्व निकलते हैं पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ठीक है। चलिए सर, इतना तो हमको भी पता है, ठीक है। अब आइए कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, और टर्म्स के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग और भी चीजों के बारे में जानते चलेंगे, ठीक है। तो टर्म्स के बारे में अगर हम पढ़े तो एक आता है स्टिमुलस, या फिर स्टिमुलाई भी बोलते हैं। सर ये होता क्या है? एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ो। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो, दैट प्रोड्यूस और रिस्पॉन्ड इन एन ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म, या किसी भी आप किसी भी चीज पर रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। तो आप जिस चीज पर रिस्पॉन्ड करो वो स्टिमुलस हुआ। कैसे सर, नहीं समझ आया, बताइए अच्छे से। सर गरम गरम चाय है, गरम चाय को ऐसे छुआ, तुरंत से हाथ पीछे आता, तो वो जो गर्म चाय है वो क्या थी? हीट।
एंड वो हीट क्या थी? स्टिमुलस। हीट क्या थी? स्टिमुलस। तो स्टिमुलस अगर अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, वो लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्मेल के फॉर्म में भी हो सकता है सर, वो आपके टेस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना, हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, कोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो वही होता है स्टिमुलस, देख लो, लाइट, साउंड, स्मेल, टच, टेम्परेचर, ठीक है। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर वो होते हैं जो स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं, स्टिमुलस को रिसेप्ट करते हैं, स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं। इन शॉर्ट अभी आप देखोगे सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेंसरी ऑर्गन्स। यहाँ पे एक वर्ड आया है सेंस ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स बोल सकते हैं, बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स। बेसिकली वहीं पर सेंस ऑर्गन्स में ही होते हैं आपके क्या? रिसेप्टर्स, ठीक है। किस टाइप के रिसेप्टर्स? आ जाओ, हम लोग को पढ़ना है मेनली 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर। पहला आता है फोटो रिसेप्टर। तू खींच मेरी फोटो वाला, वो वाला फोटो नहीं है, ये दूसरा वाला फोटो है, ठीक है। तू खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है, ठीक है। अरे यार, ठीक है, चला गया। तो ये खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं है। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स बेसिकली आपके आईज में होते हैं। कहाँ होते हैं? आईज में होते हैं, आईज के रेडियन में होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? डिटेक्ट द लाइट एंड हेल्प इन विजन। आपको देखने में मदद करते हैं और लाइट डिटेक्ट द लाइट, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये रिसेप्टर्स है। देन आपका आया फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या होता है? जो सर कान से ईयर्स में होता है, ये इनर होता है, ये डिटेक्ट करता है साउंड को। मैंने अभी क्या बताया? साउंड कैन बी ऑल्सो अ रिसेप्टर। तो सॉरी, साउंड कैन ऑल्सो बी अ स्टिमुलस, ठीक है। तो वो मैंने बताया। तो वही उसी तरीके से अब आओ, एक आपका थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या होता है सर? सर थर्मो रिसेप्टर होता है आपके स्किन में। आपको गर्म फील हुआ, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, जैसे चाय गिरा तो क्या गरम चाय, सर ठंडा है तो क्या ज्यादा ठंडा, मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया, तो सर डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंज, हॉट और कोल्ड, दैट्स इट। चल ठीक है। अगला है क्या? अगला है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। अगला क्या है? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। सो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है सर? ऑल फैक्टरी सर कुछ नाक की बात हो रही है, जी हाँ। जब भी स्मेल, फैक्ट्री क्या? स्मेल से थोड़ा याद रखो, ठीक है। तो यहाँ ये नोज में होता है और ये डिटेक्ट करता है स्मेल को, या किसी भी टाइप के स्मेल को, कोई बेकार स्मेल हो, कोई अच्छा स्मेल हो, तो ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। देना है गैस्ट्री रिसेप्टर। गैस्ट्री रिसेप्टर आपके टेस्ट को डिटेक्ट करता है। किस चीज को? टेस्ट को। सर टेस्ट को डिटेक्ट करता है मतलब क्या? आप कहना क्या चाहते हैं सर? सर टेस्ट को डिटेक्ट करने से मतलब ये है कि आपकी मम्मी मान लो खाना अच्छा नहीं बनाए, अब आप बोलोगे तो आपको पीट जाओगे। क्लियर बात है कि मम्मी को ये खाना नहीं अच्छा, एक तो बना भी रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो तुमको बोलना है कि सर कि मम्मी मेरे जो गैस्ट्री रिसेप्टर है वो अच्छा जो है टेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है आपके दाल को, आपके जो भी आप पकवान खाते हो, शाही पनीर को। सर मुंह में पानी आ गया, जी हाँ सर। सही टंग में होता है, ठीक है, आपकी जुबान में होता है, डिटेक्ट द टेस्ट, जितने हर तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो ये सब रिसेप्टर्स है, ठीक है। बेसिकली आप इसके बारे में तो अब हम लोग आते हैं रिस्पॉन्स के बारे में। सर रिस्पॉन्स क्या होता है? द एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस पे जब कोई ऑर्गेनिज्म उस पर रिस्पॉन्ड करता है तो उसे बोलते हैं रिस्पॉन्ड, और जिस पार्ट ऑफ द बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया होता है उसे बोलते हैं इफेक्टर। जी हाँ सर, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ क्या कि जो रिस्पॉन्ड ऑर्गेनिज्म करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझ की तावा है, एकदम गरम तावा, सर इस पे हाथ रखा तुरंत ऐसे हो गया, सर क्या हुआ? रिस्पॉन्ड किया। अब जिस पार्ट ने रिस्पॉन्ड किया वो हुआ इफेक्टर। वो क्या हुआ? इफेक्टर। चल वेरी गुड। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख ले कि सर यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट है। क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट। सर हॉट ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे छुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके मौजा पास है, तो ये स्टिमुलस है। ये स्टिमुलस को किसने रिसीव किया? किसने रिसीव किया? सर आपके हाथ में थर्मो रिसेप्टर था, हाँ सर थर्मो रिसेप्टर, तो थर्मो रिसेप्टर ने रिसीव किया, उसके बाद इसे भेजा ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, और सर वहां से जब वो आया देन आफ्टर आपके एक बॉडी के कुछ पार्ट ने रिस्पॉन्ड किया एंड वो रिस्पॉन्ड हुआ आपका इफेक्टर। वो रिस्पॉन्ड एंड जिस पार्ट ने किया वो क्या हुआ? इफेक्टर। चल ठीक, इतना तो हम भी समझ गए। चलो, और बाकी इसके बाद अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। यहीं से एक्चुअली आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में। सर न्यूरॉन क्या होता है? और उससे बड़ी बात सर, ये तो क्लास 9th में था। अरे मैं तो भूल ही गया, तुमने तो क्लास 9 पढ़ी ही नहीं। अब जब क्लास 9 नहीं पढ़ी तो फिर भी आगे देख ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। सर न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सर न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
नर्वस सिस्टम है, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल, वो स्पेशलाइज्ड है। ये बात लिखना एग्जाम में, सर नंबर मिलेगा? हाँ सर नंबर मिलेगा, लड्डू नहीं मिलेगा सर। ये स्पेशलाइज्ड सेल है दैट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ये इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। अब न्यूरॉन के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, इनके बॉडी पार्ट्स के बारे में, बस सॉरी इनके पूरे पार्ट्स के बारे में जानते हैं इस सेल्स के। ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल है। सर क्या है क्या नहीं है? यहाँ पे डेंड्राइट्स देख लेना, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो तुम्हें दिख रहा होगा, ये डेंड्राइट्स। ये क्या करता है, केमिकल इंपल्सेस जो आती है उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। क्या बोला मैंने? डेंड्राइट्स केमिकल इंपल्स जो आती है उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। सर उसके बाद ये आपका सेल बॉडी, इसे हम सोमा भी कहते हैं, इसे हम साइटोन भी कहते हैं। याद में लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ सर यहाँ भी लिखा हुआ है, सर इसे सोमा भी कहते हैं एंड इसे सर हम साइटोन भी कहते हैं, याद रखना। और इसी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस भी जानते हो तुम, डीएनए होता है। ठीक है, इसके बाद ये फर्दर ट्रांसफर होता है सर एक्सॉन में। एक्सॉन एक लॉन्ग, ये आप ट्यूब देख रहे हो, ये लॉन्ग एक्सॉन। ठीक है, अब एक चीज और देखना, एक्सॉन में कुछ लेयर चढ़ी हुई होती है, लेयर चढ़ी हुई होती है माइलिन शीट की। किसकी? माइलिन शीट की। मैं कुछ बात बोल रहा हूँ एकदम उस पर नोटिस करना, एकदम अलर्ट मोड पे आ जाओ। क्या सर? कि उस पे लेयर चढ़ी हुई होती है माइलिन शीट की, और जिस भी न्यूरॉन पर माइलिन शीट की लेयर चढ़ी हुई होगी उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। समझ आया? समझ आया? चल आएगा धीरे 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 धीरे। उसके बाद आखिरी में आता है नर्व एंडिंग्स। एंड सर नर्व एंडिंग्स जो होते हैं, नर्व एंडिंग्स पर आकर आपके केमिकल इंपल्स, आपके जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो देन अगेन कन्वर्ट होती है केमिकल इंपल्स में एंड देन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डेंड्राइट। क्योंकि इससे ये अगला डेंड्राइट कनेक्टर रहेगा, इससे फिर अगला डेंड्राइट कनेक्टर रहेगा, है ना? क्योंकि ऐसे ही करते 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 न्यूरॉन सेल्स जो है वो और ज्यादा होंगी, हाँ या ना? चल ठीक, ये बात याद रखना। माइलिनेटेड न्यूरॉन किसे कहते हैं? जिसके ऊपर माइलिन शीट की लेयर चढ़ी हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अभी इसके और टर्म्स धीरे धीरे करके आएंगे, चिंता मत कर, मैं हूं अभी तेरे साथ। ठीक है, चल आजा। अब अगर थोड़ा और आगे आए तो एक और टर्म समझाएंगे अबाउट द साइनैप्स। व्हाट आर साइनैप्स? अभी मैंने बोला कि सर यहाँ पर नर्व एंडिंग आ रहा है, नर्व एंडिंग एक डेंड्राइट का, और अच्छा एक न्यूरॉन का, और अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट, अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट। समझ मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये नर्व एंडिंग एक न्यूरॉन का और ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट, इसके बीच की जो गैप रहेगी, इसके बीच की जो गैप रहेगी, इसके बीच का जो गैप रहेगा इसे बोलते हैं साइनैप्स। इसे क्या बोलते हैं? साइनैप्स। द गैप बिटवीन द न्यूरॉन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, अक्रॉस दिस गैप द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द फर्स्ट न्यूरॉन इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल्स। वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यहाँ पर ये बात मैंने आपको बता दिया। ठीक है, साइनैप्स का मतलब समझ गए, साइनैप्स के टर्म्स को समझो। ठीक है, साइनैप्स पर आता है सवाल, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब नर्व इंपल्सेस क्या होती है? अ नर्व इंपल्स इज द इलेक्ट्रिकल, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ साथ केमिकल सिग्नल्स भी होगा। ठीक है, यहाँ पे केमिकल्स भी होगा, यहाँ पे ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल अक्रॉस द न्यूरॉन, जो पूरे न्यूरॉन पे ट्रैवल करती हैं। ठीक है, इट इज जनरेटेड व्हेन अ स्टिमुलस इज डिटेक्टेड। और ये कब जनरेट होता है बाबू? जब स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट होता है कि हाँ भैया यहाँ पे स्टिमुलस अब है। ठीक है, स्टिमुलस आया है। ठीक है, बाई रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के थ्रू, पांचों टाइप के रिसेप्टर समझ रहे हैं, ये ट्रांसमिटेड थ्रू द न्यूरॉन, दिस इंपल्स ट्रैवल्स। देख लो कैसे कैसे ट्रैवल होता है, डेंड्राइट थ्रू सेल बॉडी, सेल बॉडी थ्रू एक्सॉन, एक्सॉन थ्रू एक्सॉन टर्मिनल एंड दैट्स द साइनैप्स, देन टू द नेक्स्ट, एंड ऐसे ही करते 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 वो ट्रैवल करता रहता है। क्लियर है? क्लियर है? आराम से सब हो जाएगा, चिंता मत कर। असद भैया अभी बैठे हुए हैं तुम्हारे। ठीक है, चलांगा अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या है सर? हाउ न्यूरॉन वर्क्स। हाउ न्यूरॉन वर्क्स, न्यूरॉन वर्क कैसे करता है? ये मतलब काम तो होगा ना यार, कैसे वर्क करता है? तो वही सब कुछ जो मैंने अभी तुम्हें बताया, वही को उसी को मैंने ऐसे लिख दिया। फिर पढ़ लेना यार कुछ, इतना तो तुम हो ही यार, होशियार हो, इतना होशियार तो वही। ठीक है, दो टर्म्स और है सर, कितना टर्म्स है? हाँ सर थोड़ा है, समझो, धीरे धीरे हो जाए। अब एक टर्म है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या होता है? द पॉइंट वेयर अ नर्व एंडिंग मीट अ मसल। देखो
सर रिसेप्टर ने रिसीव किया किसी चीज को, किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, रिसीव किया, सर वो गया, फिर वो न्यूरॉन के थ्रू गया। तो जो इफेक्टर है मसल्स, मान लो मसल इफेक्टर है, तो उस मसल पर ऐसे कर कर एक नर्व एंडिंग किसी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग ऐसे यहाँ पर होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल क्या रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। क्या कि सर जो इफेक्टर है, इफेक्टर मान लीजिए ये मेरा मसल जो इफेक्टर है, तो इस पे किसी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग होगी जो बाद में जाके कनेक्ट होगी किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो सर ये जो कनेक्टेड होगी इसी को आप देखना है, एंड मीट्स अ मसल सो दैट्स द न्यूरॉन मैसेज कैन मेक द मसल कनेक्ट्स। जहां पे मसल का कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्लियर है? अगला क्या लिखा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, देखो, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेजेस रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन। ये एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन से रिसीव होते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स। देखो छोड़ो हटा, ये अंग्रेजी नहीं आ रहा, अंग्रेजी नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं क्या करूंगा, देख एक एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, मेरी बात को समझ, मेरी बात को समझ, इधर ध्यान दे। सर एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइड है, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइड है, इसके बीच में साइनैप्स है, इसके बीच में साइनैप्टिक जो गैप होता है वो है, ठीक है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि उसको ट्रैवल करने में हेल्प करता है यहाँ से वहां, ठीक है, और कन्वर्ट करके देता है आपके इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इनटू द केमिकल इंपल्स। समझ गया, समझ गया, समझ गया, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जा, कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। तो 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं सर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, या फिर इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है, रिले न्यूरॉन, ठीक है, ये बात याद रखना। इसको तुम याद रख सकते हो SIM, सिम से, सिम, सेंसरी, इंटर एंड मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। जो आप रिस्पॉन्ड, सॉरी, जो रिसेप्टर रिसीव करते हैं, रिसेप्टर रिसीव करता है और वो जो न्यूरॉन ले जाता है उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, जो स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को उठा के ले जाता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, तो सर उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद एक सेकंड, तुमको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, तुमको कैसे आएगा समझ, आ जाओ, चलो, तुम तो मेरे स्टूडेंट में। देखिए स्टिमुलस, ये क्या है स्टिमुलस, ठीक है, क्या है स्टिमुलस। एक शायद यहाँ पे डायग्राम था, इस डायग्राम से समझोगे। ये स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस सर यहाँ से रिसीव हुआ, किसको, रिसेप्टर को, थर्मो रिसेप्टर ने रिसीव किया, याद रखना। सर थर्मो रिसेप्टर ने जो रिसीव किया, इसमें किस न्यूरॉन को भेजा मैसेज, किस न्यूरॉन, सर सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज ले गया ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। उसके बाद वहां से इंफॉर्मेशन आया, बाय द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन, और इफेक्टर ने रिस्पॉन्ड किया। इफेक्टर ने रिस्पॉन्ड किया कब, जब मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आया। इफेक्टर ने रिस्पॉन्ड किया कब, जब मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आया। मोटर न्यूरॉन को बना देते हैं रेड से, किससे बना देता है, रेड से, ठीक है, मोटर न्यूरॉन ने किया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन करवा रहा है इसे बोलते हैं इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। क्लियर है? यहां से जो गया सेंसरी न्यूरॉन, बीच में कनेक्शन था इंटर या फिर रिले न्यूरॉन, एंड वहां से जो इफेक्टर तक लाया वो हुआ आपका मोटर न्यूरॉन। क्लियर है बॉस, है ना? तो आज अगर क्लियर है, अगर ईमानदारी से क्लियर है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आज देख ले। सर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द साइट वेयर एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल इंपल्सेस या फिर सिग्नल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट होते हैं जहां पर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जहां पे कन्वर्ट होते हैं केमिकल इंपल्स में। याद कर, यहाँ पे नर्व एंडिंग, यहाँ पे डेंड्राइट, बीच में साइनैप्स, वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट हो रहे थे टुवर्ड्स द केमिकल इंपल्स। तो इसका आंसर होगा आपका साइनैप्स। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। कौन सा? तो डेंड्राइड, या डेंड्राइड ही ना, जो एक्सॉन के आखिरी पार्ट जो नर्व एंडिंग होता है वहां से डायरेक्टली
इंफॉर्मेशन लेता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेंड्राइट। यहाँ पे एक सवाल है, ये आप कर लोगे, व्हाट इज साइनैप्स, व्हाट इज द फंक्शन इन द न्यूरॉन इन द नर्वस सिस्टम, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इन सबका फंक्शन मैंने लिखवा दिया, माइलिन शीट का भी, जिसमें माइलिन शीट रहेगा वो माइलिनेटेड न्यूरॉन रहेगा, और इसका मैंने थोड़ा सा तो लिखा है कि फैटी लेयर अराउंड द एक्सॉन जो रहता है बेसिकली। ठीक है, आ जाओ आगे। अच्छा, इस तरीके का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको कहीं कहीं दे देता है। डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, लेबल द पार्ट ए बी सी डी। ए क्या है, डेंड्राइट है, बी क्या है आपका सेल बॉडी है, सोमा है, एक्सॉन है, एंड देन नर्व एंडिंग। ठीक है, चलो चलो यार, तुम तो बड़े अच्छे लड़के यार, तुम तो बड़े अच्छे हो यार। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड, बताइए, रिले न्यूरॉन। अगला एक सवाल है, व्हाई कैन नॉट इलेक्ट्रिकल इंपल्स डायरेक्टली रीच एवरी सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, इसका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जानना कि क्यों इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, वो क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द टिश्यू, एंड नॉट ऑल द बॉडी सेल्स आर कनेक्टेड टू इट। सारे बॉडी सेल्स आपके कनेक्टेड नहीं रहते हैं टुवर्ड्स दैट टाइप ऑफ। देखो, स्टार्टिंग में ही बोला मैंने, क्या बोला कि न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल। जो स्पेशलाइज्ड सेल है तो उसमें कुछ तो स्पेशल है, तब ना वो स्पेशलाइज्ड है। चल दैट्स इट। ठीक है यार, इतना तो तू मेरा अच्छा बच्चा, मैसेज लिख ही देगा। अच्छा, टाइप ऑफ एक्शंस। अरे यार, ये सब बच्चे वाला चीज यार सर आप पढ़ा रहे हैं, तो सर ये है आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ एक्शंस क्या होता है? एक तो होता है वॉलंटरी एक्शन, जो आप खुद चाहते हैं। सर हम तो उससे चैट पे बात भी करते हैं, मेरा हाथ रुकता ही नहीं है, हेलो हाय कैसे हो कैसी हो, क्या यही सब चलता रहता है। सर ये इनवॉलंटरी है, तुम्हें से रुकता है? नहीं, ये तो वॉलंटरी है सर। ये क्या वॉलंटरी है? चल ठीक, आजा। वॉलंटरी क्या होता है? दीज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ये कंट्रोल नहीं होता बाय आवर ओन विल, हम खुद चाह कर, दैट कैन बी कंट्रोल, सॉरी दैट कैन बी कंट्रोल लिखा हुआ है, ये मैंने बोला। इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है? दैट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, इनवॉलंटरी क्या होता है? दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते बाय आवर ओन विल। दीज एक्शन आर नॉट कंट्रोल्ड। रिफ्लेक्स एक्शन एक नया एक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स नाम सुना होगा तुमने, रिफ्लेक्स नाम सुना होगा। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अभी हम लोग और बात करेंगे कि जो आप अचानक से करते हो इमरजेंसी सिचुएशन में, वहां पर ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल जाता है, एंड बाद में ब्रेन को मैसेज चला जाता है, बाद में ब्रेन को मैसेज चला जाता है। ठीक है, पढ़ोगे अभी। सब्र। ठीक है, रुक जा, चला जा। अच्छा, एक यहाँ पर असर्शन रीजन दिया हुआ है बड़ा प्यारा सा, 2016, 18, 19, 21, 22 में पूछा गया है। क्या है कि डाइजेशन इज अ वॉलंटरी एक्शन। फॉल्स यार, ये तो बच्चे को ही पता, डाइजेशन जो वॉलंटरी एक्शन नहीं है। इन्होंने तो ये फॉल्स है, तो ये ट्रू। ठीक है, मतलब रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स। अरे ये तो तुम लग रहे हो यार। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पर। बेसिकली वॉलंटरी तो मुझे पहले से पता भी है और पढ़ते भी आए। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? देखो इधर, रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे प्यारा एग्जांपल मैं बताता हूँ। थ्योरी पढ़ के फायदा है, आएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी इधर देख लो। अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, तो हुआ क्या? आपके सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ब्रेन तक नहीं मैसेज ले जाते। क्यों? कि यहाँ पे टच किया, ब्रेन तक जाएगा, आएगा, उतने देर में आपका हाथ डैमेज हो जाएगा। तो वो ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पर। कहाँ ले जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक। एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन आते हैं और आकर आपके इफेक्टर को ऑर्डर देते हैं कि तुम पीछे, और वो रिस्पॉन्ड करता है। इफेक्टर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। और सिर्फ इतना ही रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है सर, यहाँ पर मैसेज जो है वो चला जाता है, मैसेज टू इफेक्टर, मैसेज टू ब्रेन होगा एक्चुअली, मैसेज टू ब्रेन। ठीक है, ये मैसेज चला जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन। अब सर इसका क्या मतलब है? देखना इधर, मेरी बात को समझना, मेरी बात को सुनना गौर से। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में तुमने जान लिया कि सर जो अचानक से हम करते हैं कभी भी इमरजेंट सिचुएशन में, ठीक है, वहां पे ब्रेन को मैसेज जाता है, बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमने आयरन, कभी ना कभी अपने जिंदगी में आयरन को ऐसे छू दिया होगा गलती से, उसके बाद आपके ब्रेन पर एक मैसेज चला गया कि ये डेंजर है, इसको छूना नहीं है, ये डेंजर है, इसको छूना नहीं है। तो वही ब्रेन में मैसेज चला जाता है, बट वहां एट दैट टाइम जो आपका हाथ ऐसे पीछे हटता है वो रिस्पॉन्ड करता है स्पाइनल कॉर्ड।
क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड। और ये पूरा पाथ, ये पूरा पाथवे, ये पूरा पाथवे जिस तरीके से यहाँ पे रिसीव किया गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन आया और फिर यहाँ से ब्रेन को मैसेज चला गया, ये पूरे पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आगे जा रहे हैं, अब समझ आ जाएगा। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। याद रखना ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो काफी ज्यादा स्लो होता है और ये काफी ज्यादा फास्ट है, ये काफी ज्यादा फास्ट है, इस वजह से हम इसे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कहते हैं। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्ड है, इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, ये बात याद रखना। टू अ स्टिमुलस विदाउट देखो विदाउट थिंकिंग, आप सोचता नहीं है तुरंत कर लेते। सोचने में, सोचना काम तो ब्रेन का है, सोचना काम तो ब्रेन का, ब्रेन को तो ये चीज जाती नहीं है, ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि देख ऐसा हो गया है और दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। चल ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, इंक्लूडिंग जंप अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, जंपिंग अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट। ठीक है, ये मैंने बता दिया तुम्हें। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन कनेक्टिंग सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये पूरा जो तुमने पाथवे देखा इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। ठीक है, चल ठीक, वेरी गुड यार। 5 पॉइंट्स कुछ इंक्लूडेड है, देख लो। स्टिमुलस क्या है, अ चेंज डिटेक्टेड बाय अ स्किन रिसेप्टर देन सेंसरी न्यूरॉन कैरिंग मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या प्रोसेस द मैसेज, मैसेज को प्रोसेस किया। मोटर न्यूरॉन कैरीज द कमांड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और बीच में भी एक चीज काम आता है, वो क्या है, रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। देन क्या है, इफेक्टर। इफेक्टर जो है उसने रिस्पॉन्ड किया। चलो अब आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या, अभी मैंने बताया। अगर तुम्हारे ब्रेन तक मैसेज जाएगा तो तुम्हारा हाथ तक तो डैमेज हो चुका होगा। जब हाथ ही डैमेज हो गया तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, तो प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड टू द हार्मफुल स्टिमुलस। इमीडिएट, बेसिकली इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, एंड हार्मफुल जो आपका स्टिमुलस होता है उससे आपको दूर रखता है, मैं बता चुका हूँ यार। प्रोटेक्ट करता है, देन सेव टाइम, टाइम भी बचाता है। ठीक है, एंड सेफ्टी, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके बॉडी में है ये चीज इनबिल्ड बाय द गॉड गिफ्टेड कि अगर आप एक बार किसी डेंजर चीज पे हाथ रख देते हो या छू लेते हो, देन आफ्टर आप ये जरूरत नहीं करते हो कि बार बार मैं गर्म तवा पे हाथ रखूं या फिर आग में अपना हाथ डालूं। ठीक है, चलो यार, बड़े प्यारे बच्चे हो यार। क्वेश्चन भी है, हाउ हैव रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व इन एनिमल, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। देखो एनिमल में पहले से रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन जैसा कुछ था नहीं, ये वक्त के साथ उनमें आ गया। जी हाँ, वो वक्त के साथ उनमें रिफ्लेक्स एक्शन आ गया कि धीरे धीरे रिस्पॉन्स जो उनका बढ़ता गया, तो वक्त के साथ साथ एनिमल्स में भी रिफ्लेक्स एक्शन को ला दिया गया। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन से एक सवाल आने का चांसेस मेरे को लग रहा है। सीबीएसई 2018 मुझे क्या एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ एन लेबल डायग्राम। वही जो डायग्राम बनाया था मैंने, बड़ा घटिया, देखो यहाँ पे मैसेज टू द ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, सीएनएस का मतलब तो मैं बता ही दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैसेज टू द ब्रेन ये जाता है, वहां पे मैसेज टू द इफेक्टर चला गया था वो गलती से। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी आपके एग्जाम्स में। ठीक है, बड़ा प्यारा सा एमसीक्यू दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, वैसे मैं अगर तुम्हें एक बात बोलूं तो मैं भी ये क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले नहीं देखा, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। टेकिंग नोट्स इन, अरे बाप रे बाप सर, ये तो गुनाह है, ये तो हम कभी करते ही नहीं है जिंदगी, नोट्स तो कभी नहीं लेते। पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम एन हॉट ऑब्जेक्ट, हाँ ये होगा, पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम एन हॉट ऑब्जेक्ट, ये है आपका क्या, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को देखकर पीछे ऐसा। नोट्स तो हम नहीं लिखेंगे, नोट्स हम नहीं लिखते हैं, बड़े रईस आदमी, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड किसके थ्रू होता है, ब्रेन के थ्रू सर, नहीं सर, सर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू सर, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। कुछ ज्यादा चिल्ला दिया मैंने, नहीं क्या करूं यार, तुम्हारे तरह बनता जा रहा। चलो ठीक है, अगला आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क पे देखो, इफेक्टर तो नहीं, इफेक्टर कहां से, सबसे इफेक्टर सबसे एंड वाला बात है। रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन, ब्रेन तक तो जाता ही नहीं, मैसेज दूसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। तीसरा क्या, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर तीसरा होगा। तीसरा होगा आपका
आंसर, दिस इज द पाथवे। पाथवे भी याद कर लो, कभी कभी आंसर राइटिंग में काम आता है पाथवे लिखना। अब बात करते हैं आपकी महान चीज ब्रेन की। अच्छा, लड़कियां रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि शायद उनके पास ब्रेन नहीं हो, लेकिन लड़के आई थिंक रिलेट कर पाएंगे कि ब्रेन है। जग जोत सपाट। अब आ जाओ ब्रेन के बारे में जानते हैं, सर ब्रेन कैसे काम करता है। द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। यही आपको सोचने पर इन सब कुछ मजबूर करता है, अभी आप देख लेना, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे दे दिया, ओके, ठीक है। तो ब्रेन में आप देखोगे तो ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका फोर ब्रेन, एक है आपका मिड ब्रेन, एक है आपका हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भी आपका 3 पार्ट्स है। क्या है? 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स क्या है सर? सर सेरिब्रम, सेरिब्रम बोला है, सेरिबम बोला, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। सर थैलमस एंड हाइपोथैलमस, ठीक है। मिड ब्रेन क्या करता है? इन दोनों को कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन क्या काम है? इन दोनों को कनेक्ट करना बेसिकली। फिर हिंड ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आज बोल दे रहा हूं, आज की डेट को तुम नोट कर लेना। अगस्त अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, आज की डेट को नोट कर लेना, ठीक है। सर हिंड ब्रेन से एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा, क्लियर? चलाएगा। हिंड ब्रेन क्या है? सेरिबेलम रहता है, पोन्स रहता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसका सिर्फ मेडुला नाम नहीं, इसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये पार्ट्स होते हैं, आज इनके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख क्या है, ये ऊपर में रहता है आपका फोर ब्रेन। क्या रहता है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस, ठीक है। और उसके बाद नीचे आता है आपका मिड ब्रेन, जो कि इन दोनों को जोड़ता है। देन आपका उसके नीचे आता है हिंड ब्रेन, उसमें 3 पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। आज और इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके जानते हैं, और थोड़ा सा ब्रेन के बारे में भी जान लेते हैं कि कॉर्पस कैलोसम क्या होता है। कॉर्पस कैलोसम कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ, आपका ब्रेन जो है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। एक होता है राइट एंड एक होता है लेफ्ट। ये हुआ लेफ्ट एंड ये हुआ राइट, वो लेफ्ट एंड ये हुआ राइट, ठीक है। तो इनके बीच में जो इसे कनेक्ट करता है, देखिए is a thick band of the nerve fiber in the brain, ठीक है। It connects the left and right hemisphere of the cerebrum। देखो बेसिकली ये आपका लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर है, ये आपका राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसको जो कनेक्ट करता है, इसको जो कनेक्ट करता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जिसे कनेक्ट कर रहा है सर, इसे ही बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक। चलो यार, तुम बड़े प्यारे हो यार, बड़े प्यारे हो। आ जाओ, अब थोड़ा जान लेते हैं फोर ब्रेन के बारे में। ऐसे क्वेश्चंस हिंड ब्रेन से ज्यादा आते हैं, 90% चांस है कि हिंड ब्रेन से आए, बट फिर भी फोर ब्रेन है, इनको हम लोग स्टडी करते हैं। फोर ब्रेन में क्या क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। सर सेरिब्रम का काम क्या है? कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस। जो आप अभी याद कर पा रहे हो, जैसे आपको अभी मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, आप समझ पा रहे होगे मुझे, ठीक है। तो लर्निंग में, याद करने में एंड इन सब चीजों में जो मेन हाथ रहता है वो रहता है आपका सेरिब्रम का, ठीक है। थैलमस क्या है? एक्ट एज अ रिले स्टेशन, ठीक है। ये जस्ट इन दोनों को कनेक्ट करता है। जैसे होता है ना, तुमको किसी बड़े इंसान से मिलना है, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा। उसी तरह अगर तुमको हाइपोथैलेमस से मिलना है तो तुमको थैलेमस से होते हुए गुजरना पड़ेगा। चल ठीक, आजा। हाइपोथैलेमस, इट्स रेगुलेट द हंगर, ये आपकी भूख को रेगुलेट करता है। चल ठीक है। स्लीप साइकिल को सुधारता है, स्लीप साइकिल को भी सुधारने में इसका काम रहता है। ये सब याद रखना, इसके फंक्शंस एमसीक्यू में पूछ देता है यार, समझते नहीं हो तुम। चल आजा, मिड ब्रेन पे आ जाते हैं फटाक से। मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन का भी थोड़ा मोटा फंक्शन होता है, बट मेन फंक्शन क्या होता है कि इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शंस, किसी इनवॉलंटरी एक्शन में भी ये जो है कि इन्वॉल्वमेंट इसका रहता है, ठीक है। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई के रिफ्लेक्स मूवमेंट में, नेक के रिफ्लेक्स मूवमेंट पे, इन सब में थोड़ा थोड़ा काम रहता है आपका मिड ब्रेन का, ठीक है। चल यार, बड़ा प्यारा है। आजा। ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा स्पीड चल रहा हूँ, अगर ज्यादा स्पीड चल रहा हूँ तो प्लीज यार मैसेज कर देना, ठीक है। कोई भी डाउट होगा यू कैन डीएम मी इंस्टा पे डीएम करोगे, एक्सेलेंस एकेडमी 9th and 10th का आईडी है, वहां पे तो कोई भी डाउट हो ना 24/7 मैं खुद रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चला गया, हिंद ब्रेन पे आ जाते, वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। चल ठीक है, आ जा।
द हिंड ब्रेन इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज अ लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये तो पता है, ठीक है। अभी आजा थोड़ा सा सेरिबेलम के बारे में जान लेते हैं। पहला पार्ट है इसका सेरिबेलम, बेलम, सेरिबेलम मतलब बैलेंस, कुछ बैलेंस टाइप का फील आ रहा है, बेलम बैलेंस ट्री। तो ये क्या करता है, बैलेंस करने में हेल्प करता है, पॉस्चर को बैलेंस करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉडी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, और सर पोस्चर को बैलेंस करने में बेसिकली ये मदद करता है। साइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो सर बैलेंस करना होता है, तो वो बैलेंसिंग में सेरिबेलम हेल्प करता है। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि बताओ अगर आपका सेरिबेलम खराब हो गया, सेरिबेलम पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो क्या होगा, तो आप जो है वो सही तरीके से सीधा नहीं चल पाओगे, आप लुढ़कने लगोगे, बैलेंस नहीं कर पाओगे। चला जाए, अब आजा पॉन्स। लुढ़कने से याद आया, जैसे तुम्हारा रिश्ता उसके साथ लुढ़का, उसी तरीके से ये भी लुढ़क जाए। ये तो बड़ी प्यारी बात होगी। सर पॉन्स, PONS वाला पॉन्स है, पॉन्स पाउडर वाला पॉन्स नहीं है, ठीक है। ये पॉन्स पाउडर क्या है, ये रहता है पॉन्स, ये पॉन्स पाउडर से इसको याद रख लेना, पॉन्स, ठीक है। हेल्प इन रिलेइंग द सिग्नल्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स, बेसिकली डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ये सिग्नल्स भेजता है, ऑफ द ब्रेन एंड द कंट्रोल्स द ब्रीथिंग, इट एक्चुअली कंट्रोल्स द ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है बेसिकली। इस बात को आप मेरे याद रखना। मेडुला ऑब्लोंगाटा पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन, ये बेसिकली कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। कैसा, किस तरीके का, जैसे ब्लड प्रेशर, ठीक है, वोमिटिंग, ये सब में इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। ब्रीथिंग, ये नहीं होगा तो मर जाओगे, ठीक है। एक बात और याद रखना है, ये ब्रीथिंग को करता है, वोमिटिंग को करता है, इन सब चीजों को ये देखता है। लेकिन उसके साथ साथ मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, कनेक्ट हो जाता है बाद में स्पाइनल कॉर्ड के। तो एग्जाम में MCQ में आ सकता है कि बताओ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स विद स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको लिख के आना है मेडुला ऑब्लोंगाटा या टिक मार देना। क्लियर है? चलो, किसी तरीके का डाउट होगा तो बोलना, ठीक है। अभी मैंने एकदम धीरे स्पीड की है, ठीक है, ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है। अब आ जाओ प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है, पहले बात करते हैं ब्रेन की बेसिकली, ठीक है। तो स्कल तो अपना रहता है, ठीक है, स्कल, क्रेनियम जिसे बोलते हैं, क्रेनियम पता है, अच्छा नहीं पता भी जरूर है, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या होता है, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन स्कल, बोन के स्कल से, और क्रेनियम, क्रेनियम भी इसे कहते हैं, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन, बेसिकली जो हमारा ब्रेन है उसे हम बेसिकली 3 मेम्ब्रेन से कवर करते हैं। सही से यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया, 3 मेम्ब्रेन से, जिसे मेनिंजेस बोलते हैं या मेनिंजाई भी बोलता है, ठीक है। मेनिंजेस या फिर मेनिंजाई, इस लेयर को 3 लेयर ऐसे, एक, रुक जा, एक, 2, 3, ठीक है। अब इसके बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके सर पे लगा, शॉक एब्जॉर्ब हो गया, आपको डैमेज ना हो उसलिए, ठीक है। अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, ठीक है, सराउंडेड इट विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, आपने देख लिया, ठीक है। अब आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड पे। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम्स, बैकबोन, बैकबोन जानता है ये, बैकबोन, सर ये क्या, वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है। तो सर उससे प्रोटेक्टेड रहता है। देन इसमें मेनिंजाइज रहते हैं, और उसके बीच में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है, CSF। तो दोनों का प्रोटेक्ट, इस पे सवाल आता है, याद रखना, प्रोटेक्शन पे कभी कभी सवाल आता है कि बताओ ये जो है ये प्रोटेक्ट कैसे रहता है, ठीक है। तुम अपना रिलेशन प्रोटेक्ट कर पाए नहीं कर पाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका प्रोटेक्शन तुमको आना चाहिए और याद रखना चाहिए, ठीक है। तो सर जो ब्रेन का बेसिकली जो प्रोटेक्शन होता है उसमें अगर आप देखोगे तो 2 चीजें सेम है, एज द स्पाइनल कॉर्ड में जैसे जैसे सेम है उसी तरह इसमें भी सेम है। क्या, इसमें मेनिंजेस के लेयर्स होते हैं, उसके बीच में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, इसमें भी बस एक चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको बोन स्कल मतलब क्रेनियम मिलता है, और यहाँ पर आपको वर्टिब्रल कॉलम्स मिलते हैं, ठीक है। चलो यार, बड़े प्यारे हो जाते हैं, चलो आज बड़ा अच्छा बोला नहीं। चला जाए, एक सवाल है, सवाल कर ले यार, बिना सवाल के कहां से होगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन means the posture, maintains the posture and balance of the body? सेरिबेलम, ये नहीं आया तो क्या आएगा,
चल यार, अगला आ जाओ। अगला क्या है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शन लाइक राइटिंग एंड रीडिंग? कौन करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है, याद रखना है, इतना तो याद होना चाहिए। मैंने अभी बताया सेरिबेलम पोस्चर मेंटेन करता है, सेरिब्रम आपका थिंकिंग को बेसिकली उस पर वो फोकस्ड रहता है, ठीक है। आगे यार मेरे बच्चों, क्या है? अब देखो इस तरीके का केस में सवाल देखो, 21 में पूछा, 22 में, 23 में, ये सैंपल पेपर में है। तो देख लो क्या लिखा हुआ है कि 10-year-old चाइल्ड टीयर्स टू राइड अ बाइसाइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। Initially, he struggles to maintain the balance, but over time, he improves his coordination and does not fall. मतलब उसने गिरना छोड़ दिया, उस बंदे ने स्टार्ट किया, स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में साइकिल चलाने में, लेकिन बाद में हो गया। दिस लर्निंग प्रोसेस, याद रखना, ये जो लर्निंग का प्रोसेस हुआ इज ड्यू टू द रोल ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहां पे पूछ रहा है, देखो मैंने क्या एग्जांपल दिया, घुमाया इसमें क्वेश्चन। क्या हुआ, पहले क्या होता था कि देखो मैंने आपको क्या होता है कि अगर बैलेंस को मेंटेन करना है तो सेरिबेलम होना चाहिए, बट सेरिब्रम कब होगा? सेरिब्रम कब होगा? जब थिंकिंग की बात आई, और यहाँ पे उसी थिंकिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसी थिंकिंग की बात कर रहा है कि दिस लर्निंग प्रोसेस इज ड्यू टू द रोल ऑफ स्पेसिफिक बात, किस ब्रेन ऑफ द पार्ट, किस पार्ट ऑफ द ब्रेन के स्पेसिफिक है, तो ऑब्वियस बात है सेरिब्रम इसका आंसर है। चलो चलो, एक और सवाल है, which type of action is involved in learning to ride a bicycle? which type of action, ठीक है, किस टाइप ऑफ एक्शन जो है वो इन्वॉल्व है टू लर्निंग अ बाइसाइकिल? लर्निंग अ बाइसाइकिल में किस टाइप ऑफ एक्शन करता है? खुद सोचो यार, इसमें अब ये मैं क्या हेल्प करूं, ठीक है। द सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ विच मेजर डिवीजन, द सेरिब्रम ऑफ द पार्ट इज मेजर डिवीजन ऑफ हिंड ब्रेन। यार अब ये भी करने का जरूरत है, ये तो आपको खुद से करना चाहिए, इतना तो तुम कैपेबल हो मेरे हिसाब से, ठीक है। नहीं हो तो यार मैं बना दूंगा ना, क्यों चिंता। टीचर का मतलब ही यही होता है, और टीचर और भाई, मैं आपका अपना भाई, ठीक है, आपका बड़ा भाई हूँ, तो उसका मतलब ही यही होता है कि आपको इम्प्रूव करना, आपकी गलतियों को निकालना, निकाल के उसको ऐसे नहीं उसको देख के आपको दिखाना कि देख यार, आपको दिखाकर उसका सॉल्यूशन बताना, वो मेरा काम है, ठीक है, वो मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा, ठीक है। अगर विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंसी के लिए? तो सेरिब्रम, ठीक है। राइडिंग अ बाईसाइकिल के लिए आपका बैलेंस मेंटेन करने के लिए सेरिबेलम, वोमिटिंग के लिए आपने देख चुका मेडुला ऑब्लंगाटा, कंट्रोलिंग द हंगर के लिए फोर ब्रेन का एक पार्ट था, याद करो याद करो, हाइपोथैलेमस। चलो ठीक, आगे क्या है, व्हाट विल हैपन इफ द सेरिब्रम इज डैमेज? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैंने जब पढ़ा रहा था उसी समय मैंने बता दिया यार। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, आ जाओ। तो अब हम आते हैं ग्लैंड्स पर। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स होता है, देख लो इधर, ग्लैंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स in our body that makes the release substance like hormones, enzymes, sweat, saliva, ठीक है। अब देखो ग्लैंड के बारे में तुमने लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा था, ठीक है, याद करो। सलाइवरी ग्लैंड जो कि क्या था, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड था, ठीक है। देखो ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो बेसिकली डक में अपना इंजाइम, मतलब किसी पाइप में, किसी डक में अपना इंजाइम्स को रिलीज करता है। बट इंडोक्राइन ग्लैंड का डायरेक्टली बड़ी बातचीत इनकी होती है ब्लड वाले लोगों से, और सीधा ब्लड में ये सप्लाई कर देता है, और जहां पे भी बॉडी में जरूरत होता है वहां पे इफेक्ट पहुंचा देता है, ठीक है। देख लो रिलीज, देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड का तुमने एक पार्ट देखा होगा लाइफ प्रोसेस में, क्या मैंने बताया था, सलाइवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इन सब के बारे में याद है, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। देख लो स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में देखोगे तो आपको बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में अभी पढ़ना है, बट ये हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन होता क्या है? हार्मोन इज अ सिग्नल। अभी आप देखोगे हार्मोन एक क्या होता क्या है, अभी आप इसके बारे में धीरे धीरे जानोगे, जो आपको पूरे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होगा तब। दोनों सेम, अच्छा ये आपको एक डिफरेंस दिया हुआ है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जो मैंने बताया, इसमें डक होते हैं, इसमें डकलेस होता है, ठीक है। अच्छा कट नहीं मानना, ये डकलेस होता है, ठीक है। इट सेक्रीट्स द सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स। अच्छा मेरे को बताना
जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो क्या रिलीज करता है, इससे ये मुझे डीएम करो यार, या फिर कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिक्रीट्स द हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स द हार्मोन, ठीक है। ये लोकली एक्ट करता है, ये आपका डिस्टेंट डायरेक्टली टारगेट टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यूज में एक्ट करता है, ठीक है। चलो आगे। अब समझना यह है कि हार्मोन्स होते क्या है। हार्मोन्स जैसे मैंने बोला है, इट इज अ मैसेजेस, impulses, chemical messages secreted by an exocrine gland, ठीक है, transported by the blood to target organs, target organ के पास वो डायरेक्टली टारगेट करता है, जो भी मतलब रहता है, ठीक है। provides the control and coordination along with the nervous system, प्रोवाइड करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन along with the nervous system। सर ये करता क्या है सर, नहीं समझ आ रहा, सॉरी नहीं समझ आ रहा, तो अब आएगा, अब आएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चला जाओ, इसे समझ लेते हैं हम लोग। देखना, ध्यान देना, लड़कों में और लड़कियों में, मेल और फीमेल लगभग सेम ही ग्लैंड्स होता है, बस एक ग्लैंड का डिफरेंस होता है। लड़कों में टेस्टिस ग्लैंड होता है एंड लड़कियों में ओवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी दोनों में सेम होता है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं शुरुआत से, सही, शुरू करते हैं शुरुआत से, ठीक है। पहले सबसे पहले आया पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके दिमाग के में रहता है। क्या रहता है दिमाग में, आप देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है क्या नहीं करता उसके बारे में जानेंगे। बाकी एक चीज देखना, हाइपोथैलेमस जो कि आखिरी पार्ट था फोर ब्रेन का, जस्ट उसके नीचे रहता है। हाइपोथैलेमस आखिरी पार्ट था आपके फोर ब्रेन का, जस्ट उसके नीचे रहता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखना इधर, located just below the brain children, secretes several hormones including growth hormone, कुछ हार्मोन रिलीज करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है ग्रोथ हार्मोन। देखो कोई खाली की तरह अगर लंबा हो जाता है, ठीक है, ये सब आ सकता है एग्जाम, और कोई बहुत ज्यादा नाटा रह जाता है, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती, किस वजह से, क्योंकि उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन की रिलीजेशन को बहुत कम किया था, इस वजह से वो छोटा रह गया। और किसी ने बहुत ज्यादा, किसी के पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दिया था, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलप्स ऑफ बोन्स एंड मसल्स को, बेसिकली वो डेवलप करता है, मैंने वही बताया। एक चीज को समझना, एक चीज को मेरी बातों को समझना, अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया तो आपको हो जाएगा जाइगैंटिज्म, मतलब आप खाली जैसे एकदम बड़े हो गए। ये बात याद रखना, ये सब एग्जाम में आता है। और जब डिफिशियंसी हो गई, एक तो एक्सेसिव का बता दिया, एक होता है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब क्या, जब आपको ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, बोना, अरे यार नहीं बोलना चाहिए, नहीं, डॉर्फिज्म की कमी हो जाएगा। अगर कोई छोटा इंसान इसको देख रहा है, मतलब छोटा इंसान मतलब हाइट में, तो बोलेगा कि हमको मत चिढ़ाओ क्योंकि मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज किया, इस वजह से मेरा हाइट ऐसा रह गया। कोई बहुत बड़ा है तो ये बात बोल सकता है कि मुझे जाइगैंटिज्म है बिकॉज मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड ने बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया, ठीक है। किसी ने कम किया तो किसी ने ज्यादा। यहाँ पे देख सकते हो डॉर्फ मिल जाएगा। अब उसके नीचे आते हैं तो गले के पास एक हार्मोन रहता है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। हार्मोन बोल रहे हैं, ग्लैंड रहता है थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा, अब है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर आप देखोगे तो गले के पास रहता है, ठीक है, विंड पाइप में, बेसिकली ये विंड पाइप में ही रहता है, ये बात याद रखना, विंड पाइप, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि आयोडीन कंटेन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन को ये रिलीज करता है कौन, कौन, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन कंटेन करता है आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन कंटेन क्या करता है, आयोडीन, ठीक है। थायरोक्सिन कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, किसके, सर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के। ये बात याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के। और जब भी आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, क्या सर, जब भी आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको ग्वेटर हो जाता है। ग्वेटर क्या, गले में देखो किसी की तरह फूला हुआ होता है, तो वो ग्वेटर हो जाता है, ठीक है। तो स्वेल, वो आपके नेक को पूरा स्वेल कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको आयोडीन रिच फूड खाना है तो सम आयोडीन रिच फूड के बारे में मैंने दे दिया, सी फूड सब बेसिकली, और थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, याद रखना। अगला आते हैं, तो अब हम लोग जान लेते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या, कहाँ होता है सर, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड भी आपके गले के पास होता है। और सर
पैराथायरॉइड ग्लैंड रेगुलेट, ये हार्मोन रिलीज करता है पैराथार्मोन। क्या रिलीज करता है? पैराथार्मोन। और ये रेगुलेट करता है बेसिकली कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को आपके ब्लड में। आपके ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फेट के जो लेवल होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पैराथार्मोन, ठीक है। अगला आ जाओ, थैलेमस ग्लैंड। थैलेमस ग्लैंड क्या होता है? ये वक्त के साथ होते होते श्रिंक होने लगता है। थैलेमस ग्लैंड वक्त के साथ आता है, वक्त के साथ आता है तो श्रिंक होने लगता है। सर ये बेसिकली लोकेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ द टू लंग्स। लंग्स के बीच में बेसिकली ये आपका लोकेटेड होता है। एंड देन आफ्टर अगर आप देखोगे तो ये थैलेमस हार्मोन रिलीज करता है, वही अपने नाम ही की तरह थैलेमस हार्मोन, ठीक है। और प्यूबर्टी आते आते श्रिंक हो जाती है, ठीक है। इसका काम क्या है? इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करना। जब आप बच्चे होते हो तो आपको इम्यूनिटी चाहिए होता है बहुत ज्यादा, तब ये आपको पीक लेवल पे रहता है और ये हार्मोन रिलीज करता रहता है। बट आफ्टर जब आप बड़े होने लगते हो आफ्टर प्यूबर्टी तो उतनी जरूरत नहीं होती है, तो दैट्स व्हाई थैलेमस ग्लैंड जो होता है वो नेचुरली श्रिंक कर जाता है। दैट्स इट। चलो अब अगर हम आगे बढ़े थोड़ा और अगले ग्लैंड में तो आ जाता है पैनक्रियास। उसके नीचे अब हम आए तो पैनक्रियास, अरे सर पैनक्रियास तो हमने पढ़ा था, पैनक्रियास तो हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं हम। पैनक्रियास जो है वो डुअल ग्लैंड है। कैसा है? डुअल ग्लैंड। डुअल ग्लैंड क्या होता है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो और इंडोक्राइन ग्लैंड भी हो। ये डी क्यों लिखा जा रहा है? तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी उसकी यादों में खो जा रहा हूँ। नहीं चलो, ये आपका हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड ये हो गया आपका इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये आपका दोनों है डुअल। जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है ये एंजाइम्स रिलीज करता है, जैसा हमने पिछले अपने बायोलॉजी के चैप्टर में देखा था। क्या देखा था? ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड ऑल दैट। बट यहाँ पर ये हार्मोन रिलीज करता है। देखो एक्सोक्राइन पार्ट ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड ऑल दैट। इंडोक्राइन पार्ट बेसिकली दो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड, आपका जो बॉडी होता है उसमें ब्लड के शुगर लेवल को घटाता है। ब्लड के शुगर लेवल को घटाएगा कौन? इंसुलिन। और बढ़ाएगा कौन? ग्लूकागॉन, ठीक है। बढ़ाता ग्लूकागॉन है, घटाता इंसुलिन है। बढ़ाता ग्लूकागॉन है, आप देख सकते हो। लोअर द ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल द शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बेसिकली शुगर के, ठीक है, ताकि वो बराबर रहे, ठीक है। एंड ये जो है ये और ज्यादा राइज करवाता है ब्लड में शुगर लेवल को, ठीक है। ग्लूकागॉन जो होता है वो ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है एंड जो इंसुलिन होता है वो घटाता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठीक है, नॉट एज सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, इसके अलावा मैं बताता हूँ। क्या ये अगर आपका पैनक्रियाज आप देख रहे हो पैनक्रियाज के अंदर एक छोटी सी चीज रहती है जिसे बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और यही रिलीज करता है हार्मोन अल्फा एंड बीटा। ऐसे तो अल्फा बीटा गामा सब करता है, लेकिन अल्फा बीटा आपको पढ़ना है। अल्फा बीटा हार्मोन रिलीज करता है एंड उसी में अल्फा हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन होता है, बीटा हार्मोन जो होता है वो ग्लूकागॉन होता है। क्लियर? ठीक है, ये इसका हार्मोन, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दी। इसके बाद देखना है डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन का डिफिशियंसी हो जाएगा, मान लो इंसुलिन नहीं है आपके बॉडी में, कम हो रहा है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ब्लड में शुगर लेवल को कम नहीं रह पाएगा, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता रहेगा क्योंकि ग्लूकागॉन तो रिलीज हो रहा है ना, आया ना। तो सर उससे क्या होगा? आपको डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या हो जाएगी? डायबिटीज, ठीक है। क्लियर है? आपको हो जाएगी डायबिटीज। दैट्स व्हाई अगर आप थोड़ा और इसमें आगे बढ़ोगे तो आप जानोगे, क्या जानोगे? अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। क्योंकि पैनक्रियाज वाला बस इतना ही था, पैनक्रियाज वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने वही फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ पैनक्रियाज की बात, कि उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड था एंड इंडोक्राइन ग्लैंड था, ठीक है। और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो आपने देखा लाइफ प्रोसेस में कि वो ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड ऑल दैट रिलीज करवा रहा है, ठीक है। बल्कि आप जो इंडोक्राइन पार्ट है वो जो है हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकागॉन एंड ट्रिप्सिन। उसको चार्ज में लगा देना, ग्लूकागॉन और ट्रिप्सिन, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपके किडनी के ऊपर रहता है। किसके ऊपर? किडनी के ऊपर रहता है। अच्छा एक बात और बता दूं बुक से अलग, कि
अगर एड्रीनल ग्लैंड बड़ा है तो इसका मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लड़की है, और अगर छोटा है तो मतलब लड़का है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बता दिया। ठीक है, टू ग्लैंड्स आर लोकेटेड अपर द किडनी, किडनी के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो सेक्रेटेड एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करते हैं, याद रखना। देन आफ्टर इनका फंक्शन क्या है, रेगुलेट द हार्ट रेट, हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, ब्रीथिंग को रेगुलेट करते हैं, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सब में काम आता है। बट इन्हें इमरजेंसी ग्लैंड भी सॉरी इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है? ये इन्हें एक और चीज, फाइट और फ्लाइट, मतलब या तो लड़ो या तो भागो, ये हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बताओ विच हार्मोन रिलीजेस फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, which gland releases flight and fight hormone? तो आपको बोलना है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है सर, एड्रीनल ग्लैंड क्यों? तो सर आप देखियो, कभी आपके पीछे कुत्ता भाग गया तो आपका एड्रीनल जल्दी से स्ट्रांग हो जाता है, एकदम दौड़ने लगते हो, क्या हिम्मत हो जाना। ठीक, तो वो एड्रीनल अंदर से आपको निकालना जो होता है ना, तो वो क्या है, वो आपको दौड़ने की क्षमता दे रहा है। ठीक है, किसी पे गुस्सा आ गया, मान लो पीछे से कोई गाड़ी ठोक दिया, तुम गाड़ी चला रहे हो, पीछे से कोई ठोक दिया, तो क्या सर गुस्सा आ जाता है कि कोई ऊपर से बहस कर रहा है तो गुस्सा आ जाता है, तो सर इंसान लड़ने लगता है, तो वहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन जो बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है। ठीक है, आप एकदम अपना आपा खो देते हो, कह सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है नोन एज द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ये बात याद रखना, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। वेरी गुड मेरे बेटे, चला जा। आ गया था टेस्टिस, ये पाया जाता है मेल में। अरे सर पहना दो यार, बंदा आया था टेस्टिस। ठीक है, तो सर टेस्टिस, टेस्टिस में अगर आप देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है, ये पेयर में पाया जाता है, वन पेयर, मतलब कितना, दो। एंड ये जो है ये भी एक तरीके का डुअल ग्लैंड है एज द पैनक्रियास की तरह। ये जो सेक्रीट करता है एज अ सेल गैमेट, एज अ जर्म, जो कि सेक्स गैमेट होता है, वो स्पर्म रिलीज करता है। एंड व्हेन यू विल टॉक अबाउट द हार्मोनल पार्ट, तो हार्मोनल पार्ट में अगर आप देखोगे तो वो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपको शो करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मैंने बोला? टेस्टिस आपको शो करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपके वॉइस देखो, पहले हेलो बच्चों कैसे हो, अभी क्या हेलो बच्चों कैसे हो। ठीक है, तो बच्चे से धीरे धीरे बड़े आप होते गए तो आपकी वॉइस में इन्हांसमेंट होता गया, एंड भी काफी चीज, आपकी बियर्ड आती गई, बॉडी हेयर्स आते गए। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है सर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से। क्लियर है? और इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो स्पर्म रिलीज करता है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। चला जा, अगले पे आते हैं। अगला आता है आपका ओवरी। क्या आता है बॉस? ओवरी। सर अगर आप ओवरी की बात करो, ओवरीज जो होता है वो भी पेयर में पाया जाता है, ये फीमेल्स में होता है। ठीक है, ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक करता है ओस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ओस्ट्रोजन जो रिलीज होता है, ओस्ट्रोजन जो रिलीज होता है वो जब आपकी देखोगे कोई लेडी अगर बड़ी होती जाती है और ज्यादा खूबसूरत होती जाती है, सर स्किन सॉफ्ट होने लगती है। सर आपको देखोगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका मेमोरी ग्लैंड तेज होने लगता है। मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड क्या होता है सर? सर मेमोरी ग्लैंड होता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में जो फीडिंग होती है मिल्क की जो बनता है, सर मेमोरी ग्लैंड के अंदर आता है, वो वाला मेमोरी ग्लैंड नहीं है, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो ओस्ट्रोजन जो है बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ठीक है, बट जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो लेडी कब कोई लेडी में रिलीज होता है? जब वो प्रेग्नेंट हो, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो रिलीज होता है, प्रेजेंट ड्यूरिंग फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द प्रेगनेंसी। बेसिकली तुम याद रखो कि दो हार्मोन रिलीज होता है, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओस्ट्रोजन जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, एंड जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपका प्रेगनेंसी के दौरान काम होता है। आप देख सकते हो दो रिलीज। ठीक है, ऐसे तो इन सब चीजों के बारे में आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। देख लो, आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज इन द बॉडी ड्यू टू ओस्ट्रोजन लीड टू फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान जब आपको ओस्ट्रोजन बहुत ज्यादा रिलीज होता है तो वो बेसिकली आपको एक तरीके से आपको मैच्योरिटी देता है। ठीक है, थोड़ा और अब आओ फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? हार्मोन इम्बैलेंस। ओके, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या? ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि पैनक्रियाज। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि पैनक्रियाज को कि उसको इंसुलिन अभी इतना रिलीज करना है और ग्लूकागॉन अभी रिलीज करना?
ठीक है। तो जो पैनक्रियाज के सेल्स होते हैं वो पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं कि देखो ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो गया, तो अब इंसुलिन को छोड़ना है, ब्लड में शुगर का लेवल कम है तो अब ग्लूकागॉन को छोड़ना है। ठीक है, तो उसी तरह देखो अगर अगर हार्मोन अगर हो जाएगी, फीडबैक मैकेनिज्म हो ही ना आपके बॉडी में, ये बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते फीडबैक मैकेनिज्म, मैं बता रहा हूँ बिकॉज क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। सर फीडबैक मैकेनिज्म अगर आपके बॉडी में नहीं होगा मान लो तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा। एक्सेसिव और डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन बेसिकली वो हार्म कर देगा आपके बॉडी को। और याद रखना अगर इंसुलिन एफिशिएंट अगर है, एफिशिएंट बढ़ा रहा है बहुत ज्यादा, तो सर वो आपको डायबिटीज काउज कर देता है। ठीक है, बहुत कम है तो इंसुलिन एफिशिएंट में बहुत ज्यादा कम है, उसकी डिफिशियंसी हो रही है बेसिकली, तो वो जो है आपको डायबिटिक काउज कर देगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन एक्सेसिव मात्रा में आ गया तो आपको कोमा में डाल सकता है। जी हाँ, अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन आपके बॉडी में रिलीज हो गया तो किसी भी इंसान को वो कोमा में डाल सकता है। दैट्स इट। फीडबैक मैकेनिज्म देख लो, कंट्रोल्स द हार्मोन रिलीजेशन, टाइमिंग को कंट्रोल करता है। देखो शुगर लेवल इन द बॉडी राइजेस, डिटेक्ट करता है बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज सिंथेसिस द पैनक्रियाज बनाता है इंसुलिन को, देन ब्लड शुगर लेवल फाउल हो जाता है क्योंकि इंसुलिन आपकी बॉडी में रिलीज होता रहता है। एंड दिस इज कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी दिलवाया है कि हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ राइज इंसुलिन ब्लड शुगर। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन भी आप एक बार कर लेना, मैंने बता ही दिया है। ठीक है, आजा मेजर हार्मोन एंड देयर फंक्शन एक बार पूरा देख लेना, मैं आपको बता ही दिया। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है पैनक्रियाज, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायरॉक्सिन रिलीज करता है थायराइड, पैराथार्मोन रिलीज करता है पैराथायराइड ग्लैंड, थैलमस ग्लैंड, इंसुलिन, पैनक्रियाज, ग्लूकागॉन, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस, एस्ट्रोजन, ओवरीज। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने इसका फंक्शन भी लिख दिया है, पूरा चार्ट आपके लिए तैयार कर दिया। ठीक है, अब चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाओ एक सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या है 2016, 18, 20, 22, 24 में है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शुगर लेवल इन द ब्लड। अरे यार इंसुलिन है यार ना, पैनक्रियाज रिलीज करता है। चल ठीक है, टाइम नहीं इस पे वेस्ट करेंगे ज्यादा। ओके चल ठीक है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, चलो हो तो गया। अगला आता है क्या, द मास्टर ग्लैंड इज इन आवर बॉडी। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि ये देखता है कि सर कौन सा हार्मोन कितना रिलीज होगा। दैट्स इट, चला जा। Either select out the following a gland which does not occurs as a pair, pair में नाम सर पिट्यूटरी ओवरी पेयर में रहता है, टेस्टिस पेयर में रहता है, एड्रिनल भी दो किडनी में पेयर में रहता है, इसका आंसर होगा पिट्यूटरी। चलो वेरी गुड, तो बच्चे वाले लल्लू क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट करना। चिल्ड्रन ग्रो एबनॉर्मली टॉल, बहुत ज्यादा टॉल हो गया, विच हार्मोन माइट रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो अगला आ जाता है, कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी। अच्छा चाइल्ड ग्रो, अच्छा हो गया, चला ना। अब आते हैं यहां पर हमारा खत्म होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, सॉरी इन एनिमल्स हमारा खत्म होता है, सॉरी इन एनिमल्स हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म होता है। और अब हम आते हैं कि हाउ कंट्रोल, हाउ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल बेसिकली। ठीक है, कि कंट्रोल एंड जो कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में और एनिमल्स में वो कैसे डिफरेंट रहता है, आज इसे जान लेते हैं। क्या एनिमल में क्या रहता है, हैज स्पेसिफिक टिश्यूज। एनिमल में तो हमारे में स्पेसिफिक टिश्यू होता है और पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, तुमने देख लिया। ठीक है, घबरा मत, सब हो जाएगा, घबरा मत, धीरे थोड़ा काम रख, धीरे रख, नहीं समझ आया फिर से रिपीट कर, हो जाएगा। चल ठीक है, प्लांट पे आ जाओ। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, प्लांट में कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है, प्लांट पूरा अपना काम करता है वाटर पर, वाटर। ठीक है, अब देखो मूवमेंट हैपन ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर, चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट जैसे ही चेंज होता है प्लांट जो है उस पर अपना पूरा कोऑर्डिनेशन को बैठाता है। बल्कि हमारा जो हम जो है एनिमल्स, वो वहां पे पूरा स्पेशलाइज्ड सेल्स रहता है। फॉर एग्जांपल ले लो चुईमी प्लांट, हाँ चुईमी प्लांट को आप अगर आप छूते हो तो ऐसे बंद हो जाता है, चुईमी प्लांट को छुआ ऐसे बंद हो गया। सर वो बंद क्यों हुआ, उसके अंदर पानी की मात्रा थी, पानी उड़ गया, पानी उड़ गया तो वो ऐसे बंद हो गया, समझे, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू वाटर अमाउंट। ठीक है, चलो क्लियर है, ये बात मैंने बता दी आपको। अब हम लोग थोड़ा मेन आगे पे बढ़ेंगे। ठीक है, मेन आगे पे अभी बढ़ेंगे, आज देख लेते हैं
क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट। अभी बेसिकली आए तो ये दो तरह के कोऑर्डिनेशन करता है प्लांट, ठीक है। एक होता है नास्टिक मूवमेंट, बेसिकली दो तरह का मूवमेंट करता है। क्या, एक होता है नास्टिक मूवमेंट एंड एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। मैं एकदम सिंपल बात बताता हूँ। नास्टिक मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, ग्रोथ को रिलेटेड नहीं रखता है, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं रहता, बट ट्रॉपिकल मूवमेंट जो रहता है वो ग्रोथ से रिलेटेड रहता है। ट्रॉपिकल मूवमेंट जो रहता है वो किससे रिलेटेड रहता है, ग्रोथ से। जब ग्रोथ हो रही है ट्रॉपिकल मूवमेंट, तो पहले आज वो ट्रॉपिकल मूवमेंट को समझ लेता है तुम्हारे साथ, चला जाओ ट्रॉपिकल मूवमेंट को समझ लेता है। ट्रॉपिकल मूवमेंट जो होता है उसके बारे में अगर हम जाने तो होता क्या है, ट्रॉपिकल मूवमेंट दो तरह से होता है। एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है निगेटिव ट्रॉपिज्म। क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है निगेटिव ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या होता है, ठीक है, इसी चीज को हम समझेंगे। व्हेन द प्लांट पार्ट ग्रो and move towards the stimulus। देखो जब कोई स्टिमुलस है, ठीक है, मान लो लाइट, लाइट हम एक स्टिमुलस लेते हैं, सनलाइट, इसको लेते हैं सनलाइट को। सर ये सनलाइट है, ये मेरा प्लांट है, सर ये इसके तरफ ग्रो कर रहा है, इसके तरफ ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। कैसा ट्रॉपिज्म, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और जब ये इसके अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, अगेंस्ट, तो कैसा ट्रॉपिज्म शो कर रहा है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। फिर से समझ आ जाएगा, ध्यान देना। कोई स्टिमुलस है, मान ले लाइट, ठीक है, और ये प्लांट जो ये उसके तरफ ग्रो कर रहा है, तो सर ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। उसके अगेंस्ट ग्रो कर रहा है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। तो कितने टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं सर, तो ट्रॉपिज्म होते हैं, अगर आप देखोगे तो आज और पहला ट्रॉपिज्म हम देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस होता है वो होता है लाइट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा सा, अभी बताऊंगा, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है उस पर ही ध्यान देना, अभी बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली ये तो ग्रेविटी से रिलेटेड होता है, ये आपका क्या बोलते हैं वाटर से रिलेटेड होता है, एंड देन आपका केमिकल से रिलेटेड होता है, जो कि केमिकल वाला तो आप खैर अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो हम स्टार्ट ही करते हैं ना, किससे, फोटोट्रॉपिज्म से, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म आप देखो, ये जो प्लांट है ये सूरज की तरफ उग रहा है, ठीक है ना, मतलब ऊपर की तरफ उग रहा है, लाइट के ऊपर। तो सर ये क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और उसी समय उसका जो रूट है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, रूट जो है नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ लाइट, इन द रिस्पेक्ट ऑफ लाइट। अभी रिस्पेक्ट बदलता जाएगा और ट्रॉपिज्म अपने आप चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो देखो इन द रिस्पेक्ट ऑफ लाइट, ये जो है ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और उसी का रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, तो वो शो कर रहा है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। आगे देखिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, द प्लांट स्टेम ग्रो टुवर्ड्स द लाइट। नेगेटिव क्या है, द प्लांट ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। जर्मिनेटिंग बीइंग सीड्स लाइक, अच्छा ये वाला सवाल है, ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला हम बढ़ते हैं जियोट्रॉपिज्म। किस पे आते हैं बॉस, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। सर थिग्मो क्यों नहीं रखा, अभी बताएंगे। थिग्मो तो उसको सपोर्ट चाहिए आके, ठीक है, जैसे तुमको उसका सपोर्ट चाहिए था, तो उसके बारे में एंड में बात करते हैं, ठीक है। आज जियोट्रॉपिज्म। सर जियोट्रॉपिज्म क्या होता है सर, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड, ग्रेविटी से रिलेटेड। जो ग्रेविटी के तरफ ग्रो कर रहा है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। देखो बात वही है, बस ट्रॉपिज्म चेंज हो गया, रिस्पेक्ट चेंज हो गया। रिस्पेक्ट उस समय लाइट ले रहा था तो स्टेम पॉजिटिव था, अभी रिस्पेक्ट ग्रेविटी ले रहा है तो स्टेम जो है वो निगेटिव हो जाएगा और रूट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। देख ले, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी लाइक रूट, ठीक है। प्लांट पार्ट ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी, स्टेम जो है वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। अगला जो केमोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म क्या है सर, ये केमिकल, जो केमिकल की तरफ, ये आप चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ोगे। अभी के लिए बस मैं इतना बता दूं, ये जो पॉलन ग्रेन्स होता है ये नीचे की तरफ ग्रो करता है, ठीक है, मतलब सॉरी नीचे की तरफ जाता है अपने ओवरी के ओव्यूल के पास, ओव्यूल के पास। तो सर ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म। बाकी केमोट्रॉपिज्म याद रखना बस केमिकल के बेसिस पर, ठीक है। जो केमिकल की तरफ वो पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म, जो केमिकल के अगेंस्ट वो निगेटिव केमोट्रॉपिज्म। आ जाएगा, इस पर उतना सवाल नहीं है, तो सवाल आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है। सर हाइड्रोट्रॉपिज्म देखो, रूट जो है वो वाटर की तरफ जा रहा है, ये बात तो पता है। रूट जो है वो पानी को ढूंढता है, तो रूट जो है वो पानी की तरफ जा रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव हेड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। और वही अगर पानी के अगेंस्ट कोई चीज जा रही है तो
प्लांट की, तो वो क्या करेगा, निगेटिव हेड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, ठीक है, अवे फ्रॉम द वाटर तो निगेटिव, टुवर्ड्स द वाटर तो पॉजिटिव। आज अब आ जाते हैं थिग्मोट्रोपिज्म पे। थिग्मोट्रोपिज्म पे क्या होता है, जिसको ग्रो करने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए। मान लो कि कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, कोई प्लांट ग्रो कर रहा है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे डंडा रख दिया, तो सर वो उसी में फोल्ड होते होते ग्रो कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो थिग्मोट्रोपिज्म शो करेगा। कैसे, एक प्लांट आता है टेंड्रिल्स, क्या आता है बॉस, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आप देख लो कि सर ये ग्रो कर रहा है, यहाँ पे ये आया तो इस पे लिपट गया, लिपटते लिपटते पूरा लिपट गया, है ना, है ना, तो सर ये क्या शो कर रहा है, ये थिग्मोट्रोपिज्म शो कर रहा है। दैट्स इट। तो ट्रोपिज्म हमारा इतना ही था बेसिकली, ठीक है, 5 ट्रोपिज्म है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नास्टिक मूवमेंट के बारे में। किसके बारे में, नास्टिक मूवमेंट के बारे में, ठीक है। ऐसे अभी हमें प्लांट के हार्मोन के बारे में पढ़ना है, याद रखना, सब हो जाएगा, चिंता नहीं कर, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ता है। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट 2 ही तरह का होता है, एक होता है थिग्मोनास्टी, एक होता है फोटोनास्टी, ठीक है। थिग्मोनास्टी मैंने आपको बता दिया, वही छुई हुई प्लांट जिसको हम मिमोसा पुडिका कहते हैं। ये मिमोसा समोसा चटनी नहीं है, ये मिमोसा पुडिका है, ठीक है, जिसको छुई मुई प्लांट भी कहा जाता है, छुई मुई प्लांट, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और ये जो है ये शो करता है थिग्मोनास्टी, मतलब टच एक स्टिमुलस होता है जिसपे रिस्पॉन्ड करता है, बट ग्रोथ का कुछ नहीं है, बंद होगा खुलेगा, बंद होगा, बट क्या इसका ग्रोथ से कोई रिलेशन है, नहीं। और जब ग्रोथ से रिलेशन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट, और वो आया थिग्मोनास्टी के अंदर। आ जाओ फोटोनास्टी। फोटोनास्टी में तुम देखोगे तो जो यहाँ पे क्या होता है, नॉन डायरेक्टली मूवमेंट फॉर द फ्लावर पील्स इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स पर, लाइट के रिस्पॉन्स पर जो करता है, लाइट देखते ही बंद, लाइट देखते ही खुल जाता है, लाइट जाते ही बंद हो जाता है, लाइट देखते ही खुल जाते हैं, लाइट जाते ही बंद हो जाता है। फ्लावर ओपन व्हेन द इनर पेल्स सरफेस ग्रो मोर और क्लोज व्हेन द आउट सरफेस ग्रोज। एग्जांपल क्या है, बेंडर एंड ट्यूलिप। ट्यूलिप जो है वो ओपन इन लाइट होता है, ट्यूलिप जो है वो खुलता है लाइट में और फिर बंद भी हो जाता है जब लाइट चला जाता है तो, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे कि मून फ्लावर, ठीक है, मून फ्लावर ओपन इन डार्क, डार्क में खुलता है और लाइट में बंद हो जाता है। तो जो लाइट में खुल रहा है, ट्यूलिप लाइट में खुल रहा है तो पॉजिटिव फोटोनेस्टी दिखा रहा है, ठीक है, और जो लाइट में बंद हो जा रहा है वो नेगेटिव फोटोनेस्टी दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर है थिग्मोनास्टी एंड फोटोनेस्टी में, क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। चलो चलो यार मेरे प्यारे बच्चे हो यार, चला जा। अगला आते हैं हम क्या, ट्रोपिज्म वर्सेस नास्टिक मूवमेंट। वही नास्टिक मूवमेंट वर्सेस ट्रोपिज्म में आप देख लो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। ट्रोपिज्म में मैंने बोल ही दिया था, इसमें ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली आप देख सकते हो मोर और लेस परमानेंट होता है, बेसिकली इरिवर्सिबल। ये इसको रिवर्सिबल थोड़ी ना, जब एक बार बड़े हो गए तो उसको फिर से छोटा थोड़ी ना कर सकते हो, बट ये रिवर्सिबल है, ठीक है, क्लियर है। ये इमीडिएट एक्शन है, ये स्लो एक्शन है, क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो हमेशा स्लो ही होता है। चला जाए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। सनफ्लावर का मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, लाइट यहाँ पे स्टिमुलस है, लाइट क्या है, स्टिमुलस। जब भी लाइट स्टिमुलस है तो फोटोट्रोपिज्म को देखते हैं। चलिए ठीक, वेरी गुड यार, बड़े प्यारे बच्चे हैं। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ए एंड बी व्हेन छुई मुई सेंसर प्लांट इन टच दिस फ्लोट। अच्छा ठीक है, एक को देखो, दो को देखो, चलो ठीक है देख लिया। दिस इज ड्यू टू, ये क्यों हुआ, ये जो आपका छुई मुई प्लांट है खुल के बंद क्यों हुआ, क्या हार्मोन इफेक्ट किया, क्या थर्मल इफेक्ट हुआ, या चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। जी हाँ, ये होगा करेक्ट आंसर। यही मैंने आपको बताया था, चेंज इन वाटर इन द अमाउंट ऑफ, ठीक है, चेंज इन वाटर ऑफ सेल, ठीक है, वाटर का अमाउंट जो है वो चेंज होता है, ठीक है। चला जा, अगला असर्शन रीजन है, द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका ड्रॉप्स व्हेन टच, ठीक है, चलो ठीक है, ड्रॉप्स, ओके। द मूवमेंट इन मिमोसा पुडिका काउज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ और बोथ साइड ऑफ लीफ। एक सेकंड, अनइक्वल ग्रोथ ऐसा कुछ नहीं है, ग्रोथ ग्रोथ तो होता ही नहीं, ये मतलब रीजन इज फॉल्स है, रीजन ही फॉल्स है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगले पे, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये क्या हो गया,
ओके, अच्छा, चलो आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल एक केस बेस्ड सवाल है, ठीक है। एक्चुअली मेरे को थोड़ा उतना यूज करने नहीं आता, तो देख लेना यार, तो मैनेज कर लेना। अगला सवाल थोड़ा केस बेस्ड सवाल है क्या, कि राघव पॉट सम जर्मिनेटेड सीड इन अ पॉट, ठीक है। ही पुट द पॉट इन अ cardboard box that was opened from one side. He kept the box in a way that the open side of the box faces the sunlight near his window. After 2 to 3 days, he observed the shoot bend towards the light as shown in the image. जो ये है, ये लाइट जो लाइट की तरफ जो है कि मुड़ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉट है, यहाँ पे पूरा जा रहा है, एक तरफ से लाइट आ रही है और जो स्टेम है वो लाइट की तरफ खींचा चला जा रहा है, ठीक है। तो लाइट की तरफ खींचा चला जा रहा है, तो फोटोट्रॉपिज्म इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो क्या है, लाइट, और ग्रोथ हो रही है टुवर्ड्स द लाइट। तो यहां तक तो क्लियर हो गया सर, सारे क्वेश्चंस भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब हम आते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, टेंशन मत लेना, ये भी बड़े प्यार से निपटाएंगे। आजा, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या है? कैरिड आउट ऑफ अ प्लांट हार्मोन, कैरिड आउट ऑफ अ प्लांट हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट अकर्स इन 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में बेसिकली 3 ही टाइप का ग्रो करते हैं, ठीक है। जो हार्मोन होता है वो 3 ही तरीके से काम करता है, या तो हार्मोन सेल डिवीजन करेगा, ठीक है, या सेल इनलार्जमेंट करेगा, ठीक है, या फिर सेल डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन होगा, या फिर सेल का इनलार्जमेंट होगा, या फिर सेल डिवाइड होगा। कैसे? तो कुछ तरीके से हार्मोन है, टाइप ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। टाइप ऑफ हार्मोन्स को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है आपका एक्सॉन, सॉरी ऑक्सीन, ठीक है। ऑक्सीन, ऑक्सीन आप देखो, ऑक्सीन क्या करता है? प्रमोट द सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। और एक बात और बता दो, ऑक्सीन जो और शूट और रूट दोनों पे होता है, रूट और शूट दोनों पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है सर? ऑक्सीन, ठीक है। एक सवाल क्या है, सवाल क्या है, एक सवाल आता है, ध्यान देना थोड़ा सा, कि क्यों जो प्लांट का स्टेम होता है वो सूरज की तरफ मुड़ जाता है? क्यों प्लांट का स्टेम होता है वो सूरज की तरफ मुड़ जाता है? अभी तुमने देखा यहाँ पे ऑक्सीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ऑक्सीन को सूरज से मत ये दिक्कत है, ऑक्सीन नहीं ले पाता, ऑक्सीन जो है वो यहाँ आके जमा हो जाता है, यहाँ आके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और एक तरफ ऑक्सीजन नहीं है तो ग्रोथ कहाँ से होगा? यहीं से, और यहीं से ग्रोथ होते 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 इस तरफ को ये सूरज की तरफ को ये बेंड कर देता है। समझे? ये बात याद रखना, ऑक्सीजन को सूरज से प्रॉब्लम है तो वो इस तरफ आता है, उसके बाद वो ग्रोथ होते होते सूरज की तरफ ग्रो कर देता है। दैट्स इट ऑक्सीजन, ठीक है। कंट्रोल द फोटोट्रॉपिज्म, कंट्रोल करता है फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म को। व्हेन लाइट फॉल ऑन वन साइड ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने जो पूरी बात बताई वही है। और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है किसमें? तुम देखो फ्रूट्स में, कि फ्रूट्स यार बहुत ज्यादा नॉर्मेटेड, उसको जल्दी चाहिए होता है ग्रोथ, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब आ जाओ गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या होता है? गिबरेलिन आपको सीड जर्मिनेशन या फिर डोरमेंसी, अब देख लो, सीड जर्मिनेशन देखो, हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, प्रमोट्स फ्लावरिंग, ठीक है, प्रमोट्स फूड डेवलपमेंट, यही फ्रूट डेवलपमेंट में काम आता है। बेसिकली जब आपका एकदम सीड जो है वो जब फटने वाला होता है उसी को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन, आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में। तो सर उसमें हेल्प कौन सा हार्मोन करता है? गिबरेलिन। वेरी गुड यार, वेरी गुड, गिबरेलिन। आ जा, चल अगला आते हैं साइटोकिनिन। क्या आता है? साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करता है? प्रमोट द सेल डिवीजन, प्रमोट द, ये सेल का डिवीजन का काम करता है। फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन फूड एंड सीड्स, फूड एंड सीड्स में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है क्या? साइटोकिनिन। क्यों? क्योंकि यार उसको ज्यादा ग्रोथ चाहिए, सेल डिवीजन ज्यादा चाहिए, तो जल्दी जल्दी सेल डिवाइड करने के लिए वो रहता है, ठीक है। यहां तक तो हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीन जो रूट एंड शूट में रहता है उसको ग्रोथ देता है, ठीक है। गिबरेलिन के बारे में क्या पढ़ा? सीड जर्मिनेशन में काम आता है। साइटोकिनिन के बारे में क्या पढ़ा? सेल डिवीजन के बारे में काम आता है। बट ये दो थोड़ा अलग है। ये एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या आता है? इनहिबिटेड ग्रोथ, ग्रोथ को रोक देता है, ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। ये क्या करता है? इंड्यूस द डोरमेंसी, इंड्यूस करता है डोरमेंसी इन सीड, ठीक है, डोरमेंसी इन सीड को भी इंड्यूस कर देता है। सर बेसिकली करता क्या है कि जब मान लो प्लांट में कोई दिक्कत है, प्लांट में कोई दिक्कत है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी हम कहते हैं। अगर आप ध्यान दो कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये प्लांट को स्ट्रेस देता है। क्या होता है? देखा कि जब भैया क्या करता है, लीफ को गिराना शुरू कर देता है, ठीक है, लीफ गिरना शुरू हो जाता है।
ठीक है, ग्रोथ को रोक देता है, स्टोमेटा जो ओपन है उसको क्लोज कर देता है ताकि फोटोसिंथेसिस ना हो पाए, है ना, एक तरीके का स्ट्रेस दे देता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और ये काम का भी है कई टाइम पर कि जब मान लो पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अंदर का पानी ना उड़ जाए उसके लिए वो बंद कर देता है, ठीक है, तो उसके लिए भी है। बाकी देखो अगला आते हैं हार्मोन क्या है, इथाइलिन, ठीक है। ऐसे इथाइलिन को हम जानोगे तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, अच्छा केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तब बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। स्टिमुलेट, यहाँ पे क्या होता है ना, स्टिमुलेट फ्रूट रिपनिंग, क्या होता है फ्रूट रिपनिंग? सर बस लिखा हुआ अंग्रेजी में, मतलब नहीं समझ आ रहा तो मतलब मेरे से समझना, मतलब समझ मेरे से क्या होता है, कच्चा कच्चा फ्रूट देखो, कच्चा आम, आम ले लो, चलो आम कच्चा है, बोले यार आम कच्चा है, आम को पकाना है यार, पकाना पड़ेगा, ठीक है, वही पकाना है, ये पकाता है, ये गैस है जो रिलीज होता है बेसिकली। मान लो ये आम है, मानिए ये आम है सर, सर मुंह में पानी आ गया सर, कैसा आम बना रहे हैं, सर ये आम है, ठीक है, आम कच्चा है, इसको पकाना है, इसको पॉलिथीन में लपेट दो, नहीं तो कागज में लपेट दो, तो क्या होगा, जो आपका इथिलीन है वो गैस फॉर्म में बहुत ज्यादा रिलीज होता रहता है। जब उसको तुम बंद कर दोगे, जब उसको तुम एक चीज के अंदर बंद कर दोगे तो सर वो उसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा, और जब इथिलीन ट्रैप हो जाएगा, जब इथिलीन ट्रैप हो जाएगा तो वो बहुत जल्दी पका के देगा आपको किसी भी फ्रूट को, ठीक है। जैसे अगर कोई फ्रूट 3 दिन में पकड़ा है तो उसके वजह से 1 दिन में पक जाएगा, समझे, समझे, क्लियर है, चलो ठीक। इथिलीन का समझ गए, हमने पांचों टाइप के हार्मोन्स को देख लिया, पांचों टाइप के हार्मोन्स को देख लिया। ऑक्सीन कहाँ प्रेजेंट होता है, शूट, टिप्स एज वेल एज रूट में भी प्रेजेंट होता है, रूट्स, ठीक है। प्रमोट द सेल इलोंगेशन, ठीक है, ये देख लिया। गिबरेलिन देख लिया, स्टेम में प्रेजेंट होता है। प्रमोट द सेल इलोंगेशन एज वेल एज सीड जर्मिनेशन, ठीक है। साइटोकाइनिन देख लिया, ये बेसिकली क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन में काम आता है। उसके बाद हमने क्या देखा, एब्सिसिक एसिड, उसके बाद हमने क्या देखा, एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड में हमने देखा कि एब्सिसिक एसिड में कि सर ये जो है ये स्ट्रेस हार्मोन है आपके प्लांट का बेसिकली, ठीक है। इथिलीन गैस में, इथिलीन में हमने क्या देखा, इथिलीन इज अ हार्मोन जो कि गैस जो रिलीज करता है कोई भी फ्रूट ताकि वो पक सके, ठीक है। उसी को जब आप पैक करके रख लो तो वो और अच्छे से पक जाएगा। That's it, ठीक है। यहाँ पर आपका बेसिकली ये प्लांट हार्मोन वाला मामला खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं कि विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, सेल के इलोंगेशन में कौन सा पार्ट ऑफ हार्मोन जो है वो मदद करता है, तो ऑक्सीन, ये अपना पहला बड़ा भाग है, ठीक है, ऑक्सीन, याद रखना यार, इतना तो याद रख ही सकते हो यार मेरे लिए, ठीक है। अगला क्या है, विच पार्ट ऑफ हार्मोन हेल्प्स इन द रिपनिंग ऑफ द फ्रूट, अरे यार ये तो अभी पढ़ाया सर आपने, इथिलीन ये ना पकाता है, ठीक है, चल ठीक है, आ जाओ अगले पे आते हैं। ओ भाई अलग जलवा है भाई, नहीं हटेंगे, ठीक है, चला जा। विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी एंड प्रमोट्स द जर्मिनेशन, तो अपना उसके बाद वाला भाई क्या है, गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या करता है, सीड जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी को क्या करता है, प्रमोट करता है, बेसिकली प्रमोट करता है आपके सीड जर्मिनेशन को। दैट्स इट, तो यही था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा खत्म। इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने सब कुछ देख लिया। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में सब कुछ देख लिया, उसके ग्लैंड्स के बारे में, फिर न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, फिर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, हार्मोन्स के बारे में देख लिया। क्वेश्चंस भी काफी अच्छे अच्छे हमने कर लिए, हो सकता है इन्हीं में से कुछ कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाए, में चांसेस है बहुत ज्यादा, ठीक है। और बाकी डीटीपी प्लीज से कर लेना। और एक बड़ा प्यारा कोट लिखा है क्या, कि एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। आप हर एक एक्शन अपने जिंदगी में जो भी करते हो, ठीक है, वो एक प्यारा सा एक स्टेप है, एक्चुअली कह सकते हो इज अ स्टेप कि आप आगे जाके क्या बनने वाले हो। तो इसीलिए कभी किसी का बुरा मत चाहो, डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट टू एवरीवन, ठीक है, अपने मतलब अपने परिवार वालों के साथ, ठीक है। आप कोशिश करो कि कभी किसी का बुरा ना करें, ठीक है, सबका अच्छा सोचें, अच्छे से रहें, ठीक है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और दिल में बुराई रखने के लिए जो किना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसी के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए एंड लव यू ऑल, थैंक यू।